एमपी में 27 सीटों के चुनाव में दिग्गजों की रैलियों के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कांटे की टक्कर होगी। एमपी कांग्रेस भी सोशल मीडिया को प्रचार का बड़ा हथियार बनाएगी। इसके लिए पार्टी नेताओं को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर एक वर्कशॉप चल रही है, जिसमें दिल्ली से आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा और पार्टी के सोशल मीडिया सेल प्रमुख रोहन गुप्ता प्रदेश प्रवक्ताओं और चैनल की डिबेट में शामिल होने वाले नेताओं को टिप्स दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उपचुनाव में बीजेपी की तरह कांग्रेस को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धारदार बनाना चाहते हैं। उनका ज्यादा जोर सोशल मीडिया कैंपेन पर है। हर राजनीतिक दल का एक अपना काम करने की शैली होती है, ट्रेनिंग का पार्ट होता है, अपनी योजनाएं होती है, विभागीय योजनाएं होती है। ऐसे ही इंडिया विभाग भी आधुनिक युग के हिसाब से अपना काम चालू करे, इसको लेकर कमलनाथ जी बड़े गंभीर हैं और मैं मानता हूं कि ये हमारा काम है, दायित्व है। मुझे लगता है मीटिंग करने में, बैठकें करने में या अन्य कोई योजना बनाने में वो प्रदेश के अध्यक्ष कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा लगता है कि कुछ भी मीटिंग करें, कुछ भी करें, जनता ने उनको समझ लिया है 1.5 साल के अंदर, इसलिए जनता पूरी तरह से जवाब देने के मूड में बैठी हुई है। सोशल मीडिया कैंपेन के तहत पूर्व सीएम कमलनाथ 14 अगस्त की शाम प्रदेश को एक संदेश देंगे, जिसमें नाथ अपना विजन बताएंगे और युवा टारगेट होंगे। कमलनाथ जी के विजन की जो बात कही है, 15 महीने में उनके विजन को आपने भी देखा, हमने भी देखा। विजन क्या था? युवा ढोर चराएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर बीजेपी की तैयारी पहले से मजबूत है। इस प्लेटफॉर्म को लेकर कांग्रेस अब जागी है, जबकि बीजेपी कई वर्चुअल रैलियां कर चुकी है। हालांकि 3 विधायकों को अपने खेमे में लाकर बीजेपी कुछ शांत जरूर नजर आती है, लेकिन चुनावी जंग की उसकी तैयारी पक्की है। वहीं कांग्रेस बूथ लेवल पर 4 लाख इंचार्ज तैनात करने के साथ अब सोशल मीडिया कैंपेन की तैयारियों में जुटी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ खामोशी से भोपाल में डटे हैं और बड़ी बिसात बिछा रहे हैं, यानी जंग डू एंड डाई की होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है उपचुनाव में डिजिटल स्ट्राइक। स्ट्राइक तो करनी ही पड़ती है, चाहे जिंदगी हो या पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में स्ट्राइक करनी हो। और अगर बात मध्य प्रदेश के उपचुनाव की करें तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये डू और डाई की बैटल है। बेहिचक ये करो या मरो का संघर्ष है, क्योंकि इस उपचुनाव पर टिके हैं सरकार के भविष्य से जुड़े नतीजे। और कांग्रेस ये चाहती है कि वो भले ही इस स्थिति में न भी मानी जाए नतीजे आने के बाद कि वो फिर सरकार में वापसी कर सकती है, लेकिन वो इस तरह का प्रदर्शन ज़रूर करे जिससे ये भ्रम दूर हो जाए, कहीं ना कहीं ये परसेप्शन दूर हो जाए कि वो मध्य प्रदेश में अपनी ताकत को खो चुकी है। अब ये दावे, ये इरादे कितने सच्चे हैं ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस ने डिजिटल स्ट्राइक की बड़ी मजबूत तैयारी की है। और यही वजह है कि अगर हम बात करें गुरुवार के दिन की, तो उसके तमाम वो चमकते चेहरे राष्ट्रीय राजनीति के जो बतौर प्रवक्ता पार्टी को डिफेंड करते हैं, वो मध्य प्रदेश में रहे, भोपाल में रहे, और उन्होंने प्रवक्ताओं को न सिर्फ टिप्स दिए बल्कि ये बताने की कोशिश भी की कि सोशल मीडिया पर उनकी चमकदार प्रेजेंस किस तरह पार्टी को भी चमका सकती है। कितनी चमकाएगी ये भी नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस बड़ी चतुराई से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रही है। और कुछ देर पहले जब मैं भी देख रहा था कि राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट साथ बैठे हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि काश मध्य प्रदेश में भी ये मंज़र अगर हो जाता, सिंधिया जी और कमलनाथ जी साथ बैठे होते, तो शायद कांग्रेस के लिए नतीजे इतने ख़राब नहीं होते। लेकिन जो बीत गई सो बात गई। बढ़ते हैं बातचीत की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ इंदौर से जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नवनीत शुक्ला जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ रहेंगे बीजेपी के युवा नेता, मोटिवेशनल स्पीकर पंकज चतुर्वेदी जी, जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल को खुद कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका स्वागत। और अजय सिंह यादव, प्रवक्ता कांग्रेस के, युवा नेता, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार।
जी नमस्कार। सबसे पहले नवनीत जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आप किस तरह देखते हैं डिजिटल स्ट्राइक मेक्स अ बिग डिफरेंस? ये एक बड़ा अंतर आज पैदा करती है और आप और हम जैसे जर्नलिस्ट भी ये बात बखूबी जानते हैं कि आज हमारी निगाह खबर को सबसे पहले ढूंढती है ट्विटर पर। किसी भी नेता का ट्विटर जो है वो आज खबर का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है और सबसे पहली सूचना अब हमको यहीं से मिलती है और कई बार तो इधर से उधर जाने की सूचना भी ट्विटर से मिलती है। और इन दिनों ईश्वर उनको बचाए, लेकिन कोरोना से जुड़ी सूचना भी हमें ट्विटर से ही मिलती है। बहरहाल, किस तरह आप देखते हैं कांग्रेस की इन कोशिशों को? जिस तरह से कोशिशें चल रही हैं, कितनी रंग लाएंगी? जी नवनीत जी। जी नहीं, देखिए शरद जी, एक तो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है वो इस समय चुनाव की तैयारियों में भले ही लग गई हो, पर वो भाजपा से मीलों पीछे है। और जहाँ रहा प्रश्न सोशल मीडिया का, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि चुनाव में सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अब चूंकि सोशल प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सब जगह पर लोग सही खबर ढूंढने की तलाश करते हैं। पर दिक्कत ये है कि कांग्रेस के पास में सोशल मीडिया की ही राजनीति हो रही है केवल। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या कोई बड़ा नेता जो है आपको फील्ड में कभी नहीं दिख रहा है। सब ट्विटर कार्ड पर ट्वीट कर देते हैं और अपने घर जाके सो जाते हैं। जबकि भाजपा के साथ ये है कि आपको उनके फील्ड में भी लोग दिखते हैं, उनकी जमीन भी बनी हुई है और वो जमीन पर काम भी कर रहे हैं। पर कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो रही है कि निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ जीती नहीं थी, भाजपा को यहाँ नकारा गया था और उसी का लाभ कांग्रेस को मिला था। अभी भी सरकार आई तो जोड़ तोड़ में आई, पर सोशल मीडिया में जिस तरीके से भाजपा का जो नेटवर्क है जी उसको ध्वस्त करना कांग्रेस के लिए बहुत कठिन जाएगा। और उसी के साथ में सबसे पहले कार्यकर्ताओं को और संगठन को जब तक जमीन पे मजबूत नहीं करेंगे, बहुत सारे क्षेत्रों में तो वार्डों में वही नहीं है, कार्यकर्ता ही नहीं बचे इनके पास में। तो ऐसे में आप सोशल मीडिया का उपयोग करके माहौल नहीं बदल सकते। सोशल मीडिया से सूचना दे सकते हो, और माहौल तो कार्यकर्ता ही बनाता है, वो किसी भी पार्टी का हो। अजय जी, आपने सुनी नवनीत शुक्ला साहब की बात। उनका कहना है कि शरीर के किसी एक अंग को मजबूत कर लेने से आपका पूरा शरीर स्वस्थ और बहुत तंदुरुस्त और मजबूत नहीं हो जाता है। आपको समग्र रूप से टोटलिटी में अपने तमाम जो ऑर्गेनाइजेशनल आपकी चीज़ें हैं उनको मजबूत करना होगा। नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता अधिक बढ़नी होगी। और उनका विश्लेषण ये भी दावा करता है कि आपके यहाँ ट्विटर पर राजनीति ज़्यादा हो रही है, ज़मीन पर कम हो रही है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए शरद जी, कमलनाथ जी को अगर हम देखें, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनके जब 2 साल पहले कमलनाथ जी भोपाल आए, उसके बाद से उन्होंने संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए और परिणाम निकला कि दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। जबकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों के आकलन था कि कांग्रेस कहीं भी मैदान में नहीं है, लेकिन वो कमलनाथ जी का जौहर था और उन्होंने जो अनुमान लगाया उसके आसपास वो सीट जीत के लाए। अब मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित स्थिति बनी, जिस वजह से ये उपचुनाव हो रहे हैं और टेक्निकल वजह से ये सरकार बनी हुई है, क्योंकि इनके पास 116 विधायक नहीं है, 107 विधायक के साथ तकनीकी वजह से ये सत्ता में है। अब कांग्रेस पार्टी और हमारा ये मानना है कि जनता का जनादेश उन 27 सीटों पर कांग्रेस के लिए था, इसलिए जनता हमारे साथ है। अब टेक्निकल पोजीशन आज ये बनी है कि कोरोना की वजह से वर्चुअल माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रचार प्रसार करना संभव हो पा रहा है। इसलिए हमारे ऐसा कहना कि केवल हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं होगा। हमारे सभी विधानसभा क्षेत्र 27 के 27 सभी जगहों पे हमारे प्रभारी नियुक्त हुए हैं, उनके साथ में 2-3 विधायकों को सहप्रभारी बनाए गए हैं। आप लोगों ने गुरुवार की वर्कशॉप में ये नहीं बता रहे हैं आप मुझे तफसील से इधर उधर घुमा रहे हैं। नहीं शरद जी, मैं वहां पर भी आऊंगा। देखिए, हमारे जिस तरह से प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त हुए, तो तमाम प्रभारी सह प्रभारी हफ्ते में एक दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं और उस क्षेत्र का फीडबैक देते हैं। उसके आधार पर हर क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीति भी बनाई जा रही है। अब हमारे पास ये उभर के आ रहा है कि सोशल मीडिया पे हमें अपनी और मजबूती बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए उस दिशा में हमने कदम उठाया है। हमारे नेताओं को भी इस तरह से गाइड किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे वो मुद्दे पहुंचे जो अब प्रदेश की 4-5 महीने की बदहाली दिखाएं, और साथ ही कमलनाथ जी ने जो 12-13 महीने उनको मिले काम करने के लिए, क्योंकि बाकी तो चला गया समय आचार संहिता में जी,
उसमें उनके पास जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो मेट्रो रेल हो, चाहे कर्जे की हो, चाहे बिजली के बिल की हो, ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जो जनता के बीच में उस तरह से नहीं पहुंच पाई हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना काल में सोशल मीडिया को और मजबूत करके गांव-गांव तक ये उपलब्धियां बात तो सब पहुंचाएं। प्रवक्ताओं और को हमें पूरी मजबूत उम्मीद करने है की कि भी हुई जैसे है, ही ये वो चीजें आप पहुंचेंगी- गोल कर रहे हैं उसको। जी देखिए प्रवक्ता पार्टी का चेहरा होता है। जब प्रवक्ता पूरी तरह से चलिए well मैं equipped भी होगा, शायद तभी आपको वो भ्रमित मजबूती करने से की बात कोशिश रख कर रहा हूं। पाएगा। तो मैं इसलिए लौटूंगा प्रवक्ता आपकी तो तरफ। रखेंगे ही जी, और अगले क्रम में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्कशॉप में किस तरह से डिजिटल स्ट्राइक की जो बात हम कर रहे हैं, किस तरह से आप वर्चुअल मीडियम का एक सकारात्मक इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पंकज जी की बारी है, अब हम उनको सुन लेते हैं। पंकज जी, आप भी काफ़ी बखूबी समझते हैं सोशल मीडिया को, और ये इरा सोशल मीडिया की है। कांग्रेस की वर्कशॉप हुई है गुरुवार को, और काफ़ी गुर सिखाए गए हैं, और ये भी बताया गया है कि मजबूत होने के लिए तर्क दलील इन सब के साथ कैसे आप टेलीविज़न चैनल्स या डिजिटल मीडियम पर अपनी प्रेजेंस दर्ज कराएं। क्या रिएक्शन है बीजेपी का? जी सर, पंकज जी। देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये सरकार टेक्निकल सरकार है। सरकार टेक्निकल नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है जी। विधिवत बहुमत साबित करने के बाद ये सरकार काम कर रही है। टेक्निकल सरकार नहीं है। टेक्निकल सरकार शायद कांग्रेस पार्टी की भाषा में कुछ अलग शब्दावली होती है, नंबर एक। नंबर दो, प्रवक्ताओं को पवन खेड़ा जी ने और वो कौन गुप्ता जी कोई नाम लिया, वो सज्जन आए हैं जिनको मैं भी नहीं जानता कौन सज्जन है वो जी। तो ये लोग आकर अब कमलनाथ जी का जो विजन है वो रखेंगे मध्य प्रदेश की जनता के सामने। विजन क्या? नरोत्तम जी ने ठीक कहा कि ढोल चराएंगे ढोल बजाएंगे, ये विजन है। अरे सर, मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीनों में कमलनाथ जी का ऑब्स्ट्रक्टेड विजन, बाधित दृष्टिकोण देख लिया। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि वो जो प्रभारी सह प्रभारी हैं उनसे हर हफ्ते कमलनाथ जी बात करेंगे। अरे प्रभु, कमलनाथ जी मंत्रियों से बात नहीं करते थे, विधायकों से बात नहीं करते थे, कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते थे, वो सिर्फ उनसे बात करते थे जिनके वो आभारी होते थे। हो सकता है अगर कुछ गलतियां हुई हो पंकज जी तो सबक सीखा गया हो। हाँ, जिनके वो आभारी होते। जी जी जी। शरद जी, कहां सीखा सबक? जीतू पटवारी जी क्या बोल रहे हैं आपके बाइट पे कि हम अब आधुनिक युग के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। 2 महीने बाद चुनाव होना है। अगर चुनाव आयोग की बात माने तो 30 सितंबर के पहले चुनाव होना है। महीना 15 दिन आगे पीछे चुनाव हो जाएगा। तो जब चिड़िया चुग जाती खेत, तब कांग्रेस के लोग आते हैं कि अब हम नई फसल उगाएंगे। अरे सर, कहां है कांग्रेस पार्टी? कौन से प्रभारी, कौन से आभारी? आप एक मीडिया में खबर छपी कि कांग्रेस पार्टी 200 मतदाताओं पर एक कार्यकर्ता तैनात करेगी। जोड़िए सर, कितने मतदाता, कितने कार्यकर्ता बचे कांग्रेस पार्टी में? ये शरद जी, मैं मतलब आलोचना नहीं कर रहा, मैं उस पार्टी का कभी हिस्सा रहा हूं, लेकिन पीड़ा इस बात की होती है कि आज भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता और कांग्रेस के कर्णधार नीति निर्माता वास्तविकता को अनदेखा कर रहे हैं, और ये लोकतंत्र के हित में नहीं। हम चाहते हैं कि सजग, सतर्क, मजबूत प्रतिपक्ष हो, वो भी नहीं। इसी सिवाय भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी को कोसने के, कमी निकालने के, आप बताइए कोई सार्थक पहल इस पूरे अवधि में करी हो? आप जाइए चुनाव की तैयारी। शरद जी, तो बड़ा झगड़ा यह है कि चुनाव का चेहरा कौन? कमलनाथ के दिग्विजय सिंह, युवराज कौन? नकुलनाथ, जिनको गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का अंतर नहीं पता, वो जो प्रतिष्ठा शब्द, नेतृत्व शब्द 5 बार में बोल पाए हकलाकर तुतलाकर, वो, या जयवर्धन सिंह। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपने अंतर्द्वंद को जो है उनको स्थिर कर ले, ये तय कर ले कि उनके नेता दिग्विजय सिंह हैं कि कमलनाथ हैं, नकुलनाथ हैं कि जयवर्धन सिंह हैं, और बाकी जीतू पटवारी जैसे लोग बेचारे वो किस गिनती में हैं जो इतना राग अलापते हैं कांग्रेस पार्टी की कथित आधुनिकता का। तो मुझे लगता है शरद जी, जो आदरणीय शुक्ला जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रसातल से भी नीचे यदि कोई स्थिति होती, क्योंकि हमने वही परिभाषा सुनी है कि रसातल होता है, शायद ये उसके भी नीचे कहीं, विशेषकर मध्य प्रदेश की जाने तो वहां वो स्थिति है। और अभी भी सिवाय जो शुक्ला जी ने कहा कि ये ट्विटर पर, फेसबुक पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीवी पर, मीडिया पर, स्टूडियो में और पत्रकार वार्ता में, धरातल पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो एक एक बूथ के ऊपर काम करते, पन्ना प्रभारी अपनी अपनी भूमिकाओं का 2-2, 3-3 बार निर्माण करके रिवीजन कर चुके। सिंधिया जी, मुख्यमंत्री जी, वीडी शर्मा जी, तमाम और सीनियर लीडर, नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय अन्य मंत्रीगण, सबकी वर्चुअल रैलियां उस क्षेत्र में विधानसभा वार हो चुकी।
और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अभी कांग्रेस को पता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता संगठन धरातल पर कर रहे हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी के जरूर शरद जी आपने कहा करो या मरो हो सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही नारा करो और काम करो, और हम उसी पर अमल कर रहे हैं। शुक्ला साहब, आपने जितना जोशीली तकरीर जो पंकज जी की सुनी होगी, तो ये मैसेज तो बहुत साफ है कि आत्मविश्वास से भरी है बीजेपी, और वो ये भी मान रही है कि कांग्रेस मुकाबले में कहीं खड़ी नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह वो एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेताओं पर, युवा नेताओं पर निशाना साधते नज़र आए हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि युद्ध काल में इस किस्म का आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन आत्मविश्वास अगर अधिक बढ़ जाता है तो वो अति आत्मविश्वास की श्रेणी में आ जाता है। हालांकि युद्ध की भाषा हमेशा अति आत्मविश्वास की ही भाषा होती है कि हमने इतने बंकर ध्वस्त किए, प्रतिपक्षी सेना को पीछे बैरकों पर लौटा दिया, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ये 3 विधायकों का कांग्रेस के बीजेपी में आना क्या भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी आश्वस्ति से भर गया है? और ये चीज़ युद्ध में कई बार अगर आप इसको इस तरह से एस्टिमेट कर लेते हैं कि अब कोई चुनौती नहीं है, तो ये आप ही के लिए चुनौती बन जाता है। क्या कहेंगे शुक्ला जी इस पर? देखिए शरद जी, इसमें एक बात बताता हूं मैं आपको, ये दोनों दलों के लिए हो गई है। तो भाजपा के लिए बहुत जरूरी, भाजपा का जीतना उतना ही जरूरी जितना सिंधिया की इज्जत बचाना भी उनके लिए जरूरी है। पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि भाजपा, माफ करिएगा, भाजपा का कार्यकर्ता इस प्रकार से जिस तेजी से कांग्रेस के लोग भाजपा में आए हैं, उससे भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता जो पिछले 40 साल से धरी उठा रहा था और पार्टी के प्रति समर्पित था, अब वो दरकिनार हो रहा है। आप पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं ने उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं। सत्ता की लालच में, सत्ता की लार में इन्होंने जिस प्रकार के समझौते किए हैं वो भाजपा के सिद्धांतों को लेकर नहीं है। हम और आप भाजपा की अगर बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के विराट व्यक्तित्व को देख के लोग भाजपा में शामिल हुए थे, और वही हो रहा है कि मैंने पिछले बार भी आपके कहा था प्लेटफॉर्म पे कि पार्टी में जो मंथन का काम तो बंद होकर दूसरी पार्टियों को मथने का काम शुरू कर दिया, और जब मथने का काम शुरू कर दिया तो मक्खन के साथ में सड़ी हुई छाछ, दही सब आ रहा है पार्टी के अंदर, जो पार्टी के बेसिक चरित्र को बिगाड़ रहा है। रहा प्रश्न कांग्रेस का, तो कांग्रेस में जितने भी ये प्रभारी नियुक्त होते हैं, ये समय के साथ भाजपा कांग्रेस पर भारी हो जाते हैं ये। और वही जो है वहाँ के कार्यकर्ताओं को न तो जानते हैं, जब तक स्थानीय कार्यकर्ताओं को ताकत नहीं मिलेगी कि दोनों भलों में इनमें समन्वय ही निबट पाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मतलब आपकी बात ये इशारा कर रही है कि चुनौतीपूर्ण स्थितियां तो दोनों तरफ हैं, और जो इन चुनौतीपूर्ण हालातों पर अपने भीतर के अंतर्द्वंद पर काबू पा पाता है वो उम्मीद कर सकता है कि वो जनता के मन तक पहुंच पाएगा। अजय जी, चुनौती तो बड़ी गहरी है और बड़ी कठिन भी है, क्योंकि ये बात सही है कि आपके यहाँ प्रभारी पार्टी पर ही भारी हो जाते हैं। कम से कम दीपक बावरिया जी को तो हम देखकर ये बात कह ही सकते हैं, जिनको लेकर उनके प्रभारी के भारी होने की कई घटनाएं भी हमने तथाकथित रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखी। बहरहाल ये आपका आंतरिक मामला है, लेकिन आपने पंकज जी की भी बात सुनी और नवनीत जी की भी दो टूक खरी दोनों ही दलों को लेकर सुनी। क्या कहेंगे आप? जी अजय जी। देखिए शरद जी, अगर आप मध्य प्रदेश के उपचुनाव को देखें तो ये आम तौर पे साधारण जो उपचुनाव होते हैं उनसे पूरी तरह भिन्न है। यहाँ प्रदेश का जनादेश का फैसला होना है। पंकज जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, ये पूरी तरह टेक्निकल बहुमत है। आपका बहुमत जब 116 हो जाएगा तब हम मान लेंगे बहुमत है। 230 की स्ट्रेंथ में ये आज भी तकनीकी रूप से ही बहुमत है, क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो गई है विधानसभा की। लेकिन हम अगर मुद्दों की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी मुद्दों के आधार में जनता के बीच में जा रही है। हमारे विधायकों को जनादेश मिला था 5 साल के लिए कांग्रेस के वचन पत्र के आधार पे। 13 महीने में हमारी सरकार ने अपने अधिकांश वायदे पूरे किए, और उसके बाद हमारी सरकार जो वायदे बचे हुए थे वो पूरे करने वाली थी, और जनता को उम्मीद थी कि ये तमाम वायदे पूरे होंगे। इसलिए जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है कि 5 साल अगर मौका मिलता तो तमाम तरह के वायदे, कर्जा माफी के बकाया केस हों या फिर जो युवा स्वरोजगार योजना जैसी योजनाएं हो, वो सभी पूरी होती। और चाहे अतिथि विद्वानों का मामला हो, चाहे अतिथि शिक्षकों का हो, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि 13 महीने हमारा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 5 महीने में, अब मध्य प्रदेश बेपटरी हो गया है। आप मुझे बताइए, अजब स्थिति है, 5 महीने में जिलों में प्रभारी मंत्री तक नहीं बन पाए हैं, हर विभाग में बजट में कटौती हुई है। आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा काम इस समय पटरी पे चल रहा है? आप किसान कर्जा माफी की बात करते थे, आप अतिथि शिक्षक की बात करते थे, चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, कोई आदेश पंकज जी सरकार से ने, जवाब ले लेता मैं हूं। कहता हूं टेंटेटिव डेट भी दे दिया हो तो पंकज भी जी, नहीं। जी वक्त कम है मेरे पास, बताइए, कुछ सवाल खड़े किए हैं आपके मित्र अजय जी ने। जी सर कमलनाथ जी का विजन बहुत क्लियर है। नंबर 1 व्यापारी, नंबर 2 व्यापारी, नंबर 3 व्यापारी और दलाल के लिए कमलनाथ जी के दरवाजे तब भी खुले थे जब मुख्यमंत्री थे, आज भी खुले। किससे मिले? कौन से किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक का माफ किया? कौन से नौजवान को 4,000 रुपए तक का 1 लाख तक के पूरे मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करके दिया है। कर्मचारी का नियमितीकरण 5 महीने में कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने। इन्होंने शरद जी छल कपट धोखा किया मध्य प्रदेश के लोगों के साथ। और आज शिवराज जी की सरकार एक किसान के अन्न का दाना खरीदा, चने की खरीद की सीमा बढ़ाई, मूंग की खरीद की सीमा बढ़ाई, सरसों की खरीद की सीमा बढ़ाई, और आज हमने प्रिक्योरमेंट में पंजाब को पीछे छोड़ दिया। गेहूं उपार्जन में नंबर 1 है, कमलनाथ जी के कार्यकाल में है। यह कमलनाथ जी का विजन है। मध्य प्रदेश के 7.5 बिल्कुल कमलनाथ जी के कार्यकाल की वजह से उपार्जन हुआ है, क्योंकि उस समय सरकार कमलनाथ जी की थी। उस उत्पादन में भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचारियों, व्यापारियों, दलालों को प्रोत्साहन दिया, किसी के वादे पूरे नहीं किए। चलिए सर, इसीलिए आज हम पूछते हैं कि बताइए किसके साथ कौन सा वादा कांग्रेस पंकज जी, जनता सब जानती है किसने मौका परस्ती करी है और कैसे ये सरकार बनी है। जनता के सामने बिल्कुल जानती है, और यह बताएगी अभी। इसीलिए विधायक कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए विधायक कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, कमलनाथ इसीलिए विधायक छोड़ के जा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूं कमलनाथ जी के पंकज नाम जी, पे नहीं धन्यवाद जीते थे। अजय जी, और उन्होंने धन्यवाद पहले नवनीत शुक्ला जी। निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार वही जो जनता मन भाए। अब 2018 में ऐसा क्या हो गया था कि बहुमत के नज़दीक ये दोनों ही दल पहुंचकर अटक गए थे, ये तो जनता जनार्दन ही जाने। लेकिन अब की बार जनता जनार्दन भी मन को स्पष्ट रखे, और जो भी स्पष्टता उसके मन में है वो उसके मताधिकार में भी स्पष्ट रूप से नज़र आए। क्योंकि मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जब इस उहापोह में फंसता है, उलझता है, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। वो चाहे राजनीतिक दल हों, और मध्य प्रदेश में तो 2 ही राजनीतिक दल हैं, चाहे हम जैसे विश्लेषक हों, चाहे इस कार्यक्रम की डिबेट को देख रहे आप जैसे दर्शक हों। तो अब की बार बहुत क्लियर और बहुत साफ जनादेश की अपेक्षा जनता से ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के लिए मैसेज साफ है कि मुद्दों पर आइए, मुद्दों पर बात करिए, डिजिटल स्ट्राइक के लिए अपने को तैयार रखिए, चाक चौबंद रखिए। लेकिन ये मत भूलिए कि डिजिटल स्ट्राइक या किसी भी तरह की स्ट्राइक अगर वो जनता के मन तक नहीं पहुंचती है तो उसका कोई असर भी नहीं होता है। तो वो स्ट्राइक ज़रूर तैयार रखिए अपनी, दोनों ही पार्टियों को शुभकामनाओं के साथ, जो जनता के मन तक पहुँचे। तैयारी करिए उसके लिए, अभी कुछ समय है, देखते हैं कब निर्वाचन आयोग घोषणा करता है। नमस्कार।